इस वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होता है और वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इसकी अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्हेनियस इक्वेशन के बारे में। उस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमें इस टॉपिक की समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि रिएक्शन है यहाँ पर A+B इज़ इक्वल टू यहाँ पर P प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए रेट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R इज़ इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। अब अगर यहाँ पर हम A और B की कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर ले लें, यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर A और B की कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पर मान लिया रिएक्शन में 1 मोल पर लीटर, तो यहाँ पर हमारा रेट का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, R इज़ इक्वल टू K इंटू 1, जो कि यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर R इज़ इक्वल टू K। तो मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो रेट होता है, जो रेट कांस्टेंट होता है, वो रेट के इक्वल हो जाता है जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो। या ऐसा कहें कि जैसे कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे, कि हमने पहले की वीडियोस में पढ़ लिया है कि जो रिएक्शन की स्पीड है, रिएक्शन किस रेट से हो रही है, वो डिपेंड करती है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। कॉन्सेंट्रेशन जितनी ज़्यादा हम लेंगे रेट उतना ज़्यादा आएगा, है ना। कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो रेट भी कम आएगा। अब अगर हम यहाँ पर एक सिचुएशन ले लें यहाँ पर कि मान लो कि यहाँ पर मैं स्पीकर में A और B के रिएक्शन करा रहा हूँ। अब मान लो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ A का 1 मोल और B का भी 1 मोल। A और B का मैंने यहाँ पर कितना लिया है, यहाँ पर इनकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने यहाँ पर लिए 1 मोल पर लीटर लिए। तो अगर A और B की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले लें तो जो हमारा रेट निकल के आता है ना, उसी रेट को रेट कांस्टेंट कहा जाता है। इसी वजह से इसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं रेट कांस्टेंट, यानी कि रेट की कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि रेट तो बदलता रहता है कॉन्सेंट्रेशन पे। भाई कोई सेम रिएक्शन भी है, अगर मैं उस अलग अलग रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पर रिएक्शन कर रहा हूँ, है ना, 3-4 बीकर ले लिए, कहीं कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है, तो रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड है, वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्योंकि रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करता है रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। लेकिन अगर हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर ले लें, है ना, यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर रेट का एक्सप्रेशन था, A और B की कॉन्सेंट्रेशन को 1 रख दिया, तो उस टाइम पे जो रेट निकल के आता है ना, उसी रेट को कहा जाता है किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। और ये अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है ना। जैसे कि अगर कोई भी रिएक्शन में ले लूँ, यहाँ पर मान लो कि एक रिएक्शन है X+Y इज़ इक्वल टू, माने यहाँ पर बन रहा है Z, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर लें, मैंने यहाँ पर मान लो इस बीकर में ले लिया X का 1 मोल पर लीटर, कितनी कॉन्सेंट्रेशन ले ली, 1 मोल पर लीटर, और Y का भी यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, Y का ले लिया यहाँ पर 1 मोल पर लीटर। तो दोनों का यहाँ पर 1 मोल पर लीटर ले लिया, और क्या किया, किसी इक्विपमेंट की हेल्प से, है ना, किसी मशीन, किसी टूल की हेल्प से हमने इस बीकर के अंदर जो X और Y की जो रिएक्शन हो रही है उसका रेट निकाल लिया, ठीक है, रेट निकाल लिया। मान लो कि वो रेट आ गया हमारा यहाँ पर, सपोज़ करो 0.2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये रेट आ गया। तो इस रेट को ही कहा जाएगा यहाँ पर इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। इसे हम क्या कहेंगे, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट क्या होता है, जब भी हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले लें, क्योंकि रिएक्शन का जो रेट होता है किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे। अब अगर मैंने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो XY रिएक्टेंट थे, इनकी कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट ले लिया, है ना, फिक्स कर लिया 1 मोल पर लीटर, तो उस समय जो स्पीड निकल के आई रिएक्शन की, जो रेट निकल के आया, उसी वैल्यू को कहा जाता है रेट कांस्टेंट। वैसे भी अगर मैं इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन लिखने जाऊँ तो जाएगा K R इज़ इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Y। X और Y की कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लिया अगर हमने यहाँ पर, तो R इज़ इक्वल टू यहाँ पर K आ गया। तो जो रेट निकल के आएगा ना, जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है, उसी रेट को रेट कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है। अब ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हमें देखना है यहाँ पर। तो ये रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट ही तो होता है। तो जिन जिन फैक्टर पे हमारा रेट डिपेंड करता था, जो हमने पढ़ा था सेकेंड या थर्ड वीडियो में, जिन जिन फैक्टर पे रिएक्शन की स्पीड यानी कि रेट डिपेंड करता है, उन फैक्टर पे यहाँ पर हमारा रेट कांस्टेंट भी डिपेंड करता है, ठीक है। पहला फैक्टर यहाँ पर जैसे कि था कि टेम्परेचर, तो रेट कांस्टेंट भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेट कांस्टेंट भी क्या करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाते तो रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है ना, वैसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। और इसकी अगली वीडियो में हम ये देखने वाले हैं आर्हेनियस इक्वेशन, जो कि टेम्परेचर की रेट कांस्टेंट पे डिपेंडेंस बताता है, यानी कि टेम्परेचर कितना चेंज करने पे रेट कांस्टेंट में कितना चेंज आएगा, वो आर्हेनियस इक्वेशन से हम बता सकते हैं। सेकंड फैक्टर जैसे कि यहाँ पर होता है नेचर ऑफ रिएक्शन,
यानी कि अगर दो रिएक्शन है x प्लस वाई से यहाँ पर z कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, और एक रिएक्शन है जहाँ पर a प्लस बी से c बन रहा है, तो दोनों डिफरेंट रिएक्शन है, तो दोनों की भले से मैं यहाँ पर क्या, अगर मैं दोनों का रेट कांस्टेंट निकालूँ, मतलब कि जब रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन 1 होगी उस समय जो रेट आएगा वो निकालूँ, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर डिफरेंट आएगी, क्योंकि भले से कॉन्सेंट्रेशन सेम है। भले से मैंने यहाँ पर क्या ले रखा है, यहाँ पर एक व्हीकल लिया, यहाँ पर लिया x के 1 मोल और y का भी 1 मोल, ठीक है, x का 1 मोल y का 1 मोल, और जो रेट निकल के आया उसको यह आया 0.2, और इसमें भी a और b की 1 मोल पर लीटर कंसनट्रेशन ली, तो उस समय जो k की वैल्यू आएगी वो डिफरेंट होगी, 0.37 या कुछ और हो सकती है, क्योंकि दोनों रिएक्शन का नेचर अलग है। अगर रिएक्शन अलग होगी तो उनका रेट कांस्टेंट भी सेम होगा। यहाँ पर आप ये मत समझ जाए कि कॉन्सेंट्रेशन तो यहाँ भी हम 1 ले रहे हैं, यहाँ भी 1 तो सेम आना चाहिए, नहीं, नेचर अलग है तो अलग आएगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है। इवन ऐसा होता है कि अगर कुछ दो डिफरेंट रिएक्शन है तो उनके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट आती है। एक ही रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, सेम आएगी, है ना। अगर टेम्परेचर सेम है, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो रिएक्शन के लिए भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होगी। जैसे कि अगर मान लो कि मैंने यहाँ पर ये जो रेट कांस्टेंट निकाला इस रिएक्शन के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड के लिए, ये 0.2 आया, और मान लो ये मैंने निकाला था 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, टेम्परेचर चेंज कर दूँ, मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया जहाँ पर x और y के 1 मोल ले लिए, 1 मोल x का 1 मोल y का, तो उस समय जो रेट निकल के आएगा इस रिएक्शन की जो स्पीड आएगी, रेट r निकल के आएगा, उसी को हम क्या कह देते हैं, रेट कांस्टेंट। अभी मैंने निकाला था 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो 0.2 आया। मान लेते हैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर चेंज कर दूँ, मैंने यहाँ पर टेम्परेचर चेंज कर दिया, यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट आएगी, लगभग डबल हो जाता है वैल्यू अगर टेम्परेचर हम डबल कर दें, ठीक है। सॉरी 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे होता है ऐसा। मान लेते हैं कि यहाँ पर 25 डिग्री पे 0.2 आया, और 50 डिग्री सेल्सियस पे जब मैंने निकाला, मैंने क्या किया, x का 1 मोल या y का 1 मोल और इसका रेट निकाला, जिसे हम रेट कांस्टेंट कहेंगे, ठीक है, तो वो आया हमारा 0. मान लो यहाँ पर आया 44 आ गया, ठीक है। वैसे टेम्परेचर और चेंज कर दिया, t इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर मान लो कि 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो k की वैल्यू यहाँ पर क्या गया, 0.31 आ गई, ठीक है। तो एक रिएक्शन के लिए भी अगर हम टेम्परेचर चेंज करते जाएँ तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या करती जाती है, चेंज करती जाती है। यही हम आरएनएस इक्वेशन में पढ़ेंगे। दूसरा यहाँ पर क्या होता है, नेचर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है, यानी कि दोनों रिएक्शन अलग अलग है, अगर जैसे कि ये अलग है, ये अलग है, और दोनों का हम सेम टेम्परेचर पे भी निकालें, मान लो कि इसका निकाला 25 डिग्री सेल्सियस पे 0.2 आया, और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकाला, मान लो ये भी मैंने निकाला यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये डिफरेंट आया, है ना। तो टेम्परेचर सेम कर देने पर अगर दो रिएक्शन डिफरेंट है दोनों, तो उनका रेट कांस्टेंट सेम नहीं हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पर, और अगर टेम्परेचर चेंज करूँ तो एक रिएक्शन का क्या होता है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होती है। इसको K1 K2 K3 मान लेते हैं। मैं यहाँ पर T1 पे K1 आया, T2 टेम्परेचर पे K2 आया, और T3 पे यहाँ पर K3 आया, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। इसका भी सेम ही होगा, इस पे ये आया, और अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूँ K2, मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया 40 डिग्री सेल्सियस, तो इसके रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी यहाँ पर चेंज हो जाएगी, देखो 48 हो गई, ठीक है। T3 मान लो मैंने यहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस कर दी रिएक्शन का टेम्परेचर, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी रिएक्शन की चेंज हो जाएगी, मान लो यहाँ पर 0.69 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर दो मेन चीज़ हो गई, एक तो टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट, सारे फैक्टर जिन जिन पे हमारा यहाँ पर डिपेंड करता था रेट, उस पर रेट कांस्टेंट भी करता है, एक्सेप्ट कॉन्सेंट्रेशन। एक फैक्टर आता है तीसरा यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। आप सारे फैक्टर ले सकते हैं, जिन जिन पे रेट डिपेंड करेगा रेट कांस्टेंट भी उन पे डिपेंड करेगा, लेकिन क्या है यहाँ पर, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के यहाँ पर एक्सेप्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या है, किसे रहे, रेट की कांस्टेंट वैल्यू को, जब कॉन्सेंट्रेशन कितनी रिएक्टेंट की 1 ले रखा है हमने यहाँ पर, है ना। जब हमने यहाँ पर क्या लिया था, देखो रिएक्टेंट ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर ले ली, तो उस समय जो रेट निकल के आया उसी को हमने रेट कांस्टेंट कहा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन तो फिक्स है यहाँ पर, 1 मोल पर लीटर पे जो रेट निकल के आया उसे रेट कांस्टेंट कहते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन भी डिपेंड नहीं करता रेट कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा जिन जिन पे रेट डिपेंड करेगी। उनमें से दो मेन फैक्टर, एक तो टेम्परेचर, दूसरा नेचर। टेम्परेचर पे क्या बताया यहाँ पर, अगर दो डिफरेंट रिएक्शन है दोनों के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर डिफरेंट होगी। लेकिन कोई एक रिएक्शन भी है अगर, ठीक है, यहाँ पर जैसे x + y = z, लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पे अगर T1 T2 T3 मैं टेम्परेचर चेंज करता जाऊँ तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी।